डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर हमारा 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए, हमें नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद में निर्देश दिया है। पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम पेपर को सॉल्व करेंगे। निर्देश के अनुसार ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला निर्देश है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 4 अंक के हैं, इसमें जो प्रश्न संख्या हमारा 11 से 16 तक है, ये हमारा क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। हर प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 17 से 22 प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 6 अंक के हैं, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 से 25 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इसका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। तीसरा निर्देश है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपको निर्देश दिया रहेगा उसी प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। तो देखिए, ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, बी ऑप्शन है विदेशी विनिमय, सी ऑप्शन है मांग का नियम और डी ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मांग का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और डी ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है। ए ऑप्शन है राज्य कोषीय नीति, बी ऑप्शन है मौद्रिक नीति, सी ऑप्शन है विदेशी विनिमय नीति और डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मौद्रिक नीति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में संबंध है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है विपरीत, सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष और डी ऑप्शन है स्थिर। देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमसीएमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का योग होगा। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन 3। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन है कि गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है उपभोक्ता की आय, सी ऑप्शन है स्वायत्त विनियोग और फिर डी ऑप्शन है ब्याज की दर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद देखिए, 8वां क्वेश्चन है कि मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त हो रहता है। ए ऑप्शन है अतिरेक बजट, बी ऑप्शन है घाटे का बजट, सी ऑप्शन है संतुलित बजट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा घाटे का बजट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घाटे का बजट। उसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है। विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब ए ऑप्शन है आयात घटते हैं, बी ऑप्शन है निर्यात घटते हैं, सी ऑप्शन है आयात निर्यात से कम होता है और डी ऑप्शन है निर्यात आयात से कम होता है। तो देखिए विदेशी व्यापार में घाटा तब होता है जब निर्यात आयात से कम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ है। ए ऑप्शन है निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात, बी ऑप्शन है वस्तुओं का निर्यात और सी ऑप्शन है सेवाओं का निर्यात और डी ऑप्शन है पूंजी का निर्यात। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से देखिए आपके आएंगे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जहां से आपको मिलेगा पूरे 10 नंबर। उसके बाद देखिए आएगा हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके हर प्रश्न 4 नंबर के होंगे जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, तब जाके आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमने जो पेपर सॉल्व किया उसमें इसका आंसर बताया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र का कम से कम हमने 20 पेपर अपलोड कर दिया है सोल्यूशन के साथ, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। पूरे पेपर को हमने सॉल्व कर दिया है, तो इसका आपको उत्तर याद कर लेना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को हमने पूरे पेपर को हमने सॉल्व करा दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं में भेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। ये भी आपका 4 नंबर का है। उसके बाद क्या है 14 नंबर क्वेश्चन उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके एक उत्पादक अल्पकाल में मांग के अनुसार पूर्ति को क्यों बढ़ा सकते हैं, समझाइए। इसका उत्तर भी आपको 50 शब्दों में देना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपूर्ति सारणी में कीमत तथा मांग को किस किस अक्ष पर दर्शाते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके कितने क्वेश्चन है, आपके 6 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर वाले, जहां से आपको मिल जाएगा कितने नंबर, 24 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया, इसके बाद आएगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न आपका 6-6 नंबर का होगा, जहां से आपका आएगा 6 प्रश्न। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 36 नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 17 क्या है। 17 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। और 20 नंबर क्वेश्चन है y बराबर c+1 को स्पष्ट कीजिए। और 21 नंबर क्वेश्चन है एक विकासशील देश के विकास में राजकोषीय नीति की भूमिका बताइए। और 22 नंबर क्वेश्चन है भुगतान संतुलन के असंतुलित होने से देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न आएंगे, जहां से आपको हर प्रश्न पर मिलेगा 6 नंबर। इस प्रकार से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पर आपको मिल जाएगा 36 नंबर। इसके बाद आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां से आपका हर प्रश्न होगा 10 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि मांग की लोच से क्या तात्पर्य है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का। अथवा करके देखिए में दिया हुआ है एक क्वेश्चन और, इसमें कह रहा है कि उदासीनता की लोच विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको देखिए दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेंगे पूरे 10 नंबर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता को सविस्तार समझाइए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता को व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। अथवा करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विभिन्न अवस्थाओं क्या है, यहाँ पे देखिए रहेगा अवस्थाओं का यहाँ पे रखा है विभिन्न अवस्थाओं रहेगा, विभिन्न अवस्थाओं को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। अथवा करके दिया हुआ है आर्थिक प्रणाली के समुच्चय को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे भी दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा होगा अर्थशास्त्र का 2026 का पेपर, और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।